ठीक है। और ये जो पूरा जो खाली जो दिख रहा है, अभी खाली दिख रहा है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हो सकता है माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम्स हो, इस तरीके से इसके ऊपर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो, तो ये सारे बहुत सारे तरह के लाइसोसोम्स हो, इस तरीके से वैक्यूल्स हो। तो यानी सेल्स के स्ट्रक्चर के बाद ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। 3 पोर्शन होता है, मेजर पोर्शन साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे हो सकते हैं। अगर एनिमल सेल्स की बात करें या प्लांट सेल की बात करें तो बहुत सारे हो सकते हैं, या कोई भी एक यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी सेल ऑर्गेनेल्स हो सकते हैं जो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो उसी में जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, क्या हो सकता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको RER से दिखाते हैं। ठीक है, और क्या हो सकता है, लाइसोसोम्स हो सकता है, और क्या हो सकता है, राइबोसोम्स हो सकता है, गोल्गी बॉडीज हो सकती है। सबको नोट करते हुए चलो ताकि दिक्कत ना हो। गोल्गी बॉडीज हो सकती है, और क्या हो सकता है, और कोई छूट रहा है, और बहुत सारे हो सकते हैं। वैक्यूल्स होते हैं जिसमें अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, वैक्यूल्स, VACULs, वैक्यूल्स ये होते हैं। ये एक एनिमल सेल, इसलिए इस तरह से हम लोग बात करें। ये क्या है, एक तरह से एनिमल सेल। अगर यही एक प्लांट सेल होता तो क्या होता, एक चीज़ एक्स्ट्रा और क्या बन जाता, प्लास्टिड्स बढ़ जाता, और इसके एक बाहर एक और कवरिंग होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर ये प्लांट सेल होता तो इस कवरिंग को क्या बोलते हैं, इस कवरिंग को बोलते हैं सेल वाल। और ये सेल वाल किससे मिलकर बना था, प्लांट के अंदर सेलुलोज से मिलकर बना था। हम लोग पढ़ेंगे इसलिए इसके बारे में हम ज़्यादा हम जानकारी नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये एक पहले बताने का तरीका कि सेल का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, और इसको पढ़ने के लिए हम लोग सेल्स का एक अलग ही ब्रांच होता है, उस ब्रांच को हम लोग क्या कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ द सेल को क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द सेल, ये इससे भी क्वेश्चन आता है। उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, या इसी को क्या बोल देते हैं, सेल बायोलॉजी या सेलुलर बायोलॉजी। यहाँ कुछ नाम दिए हुए हैं। ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं, साइटोलॉजी तो हो गया, इसी को क्या बोल देते हैं, सेल बायोलॉजी या फिर सेलुलर बायोलॉजी। यहाँ तक हो गया है, समझ में आया अभी तक, इसको नोट कर लो फट से। उसके बाद नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। हो गया होगा। अब बात करते हैं इसको, देखो ध्यान से। अब हम बात करते हैं जो साइटोलॉजी टर्म है, जो साइटोलॉजी टर्म है, साइटोलॉजी टर्म, साइटोलॉजी टर्म, इस टर्म को किन्होंने दिया था, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम क्या था, हर्टविग। हर्टविग ने इसका नामांकन किया कि इसको हम क्या कहेंगे, साइटोलॉजी कहेंगे। इसी से रिलेटेड एक और टर्म क्या था, साइटोजिनेटिक। साइटोजिनेटिक ये टर्म किन्होंने दिया था, मूलर ने। ठीक है, मूलर नाम के कोई साइंटिस्ट है, उन्होंने किया था। ठीक है, इतना समझा, इतना नोट करो। ठीक है, HZ मूलर, क्या बोल सकते हैं, HZ, इनका नाम क्या है, HZ मूलर, HZ मूलर, HJ मूलर, जे जहाज वाला जे। यहाँ तक हो गया, इसको मिटा दें। ये सब टर्म, ये सेल ऑर्गेनेल्स का टर्म दिमाग में रहे इसके लिए। इसके बाद डिफरेंस फंक्शन देखेंगे, कल कोई पूछता होगा इसके लिए। ये कुछ टर्म जो जिनके नाम इन्होंने दिए थे। अब बात करते हैं फादर ऑफ सेल, फादर ऑफ साइटोलॉजी। यहाँ पे सेल का स्टडी किया जाता है। किनको कहा जाता है फादर ऑफ सेल का, साइटोलॉजी का, वो कौन है, रॉबर्ट हुक है। और उन्होंने सबसे पहले सेल देखा था, सबसे पहले कौन सा सन में सेल देखा था, 1665 में देखा था। कौन सा सेल देखा था, नॉन लिविंग सेल देखा था, मतलब डेड सेल देखा था। नॉन लिविंग नहीं कह सकते हैं, डेड सेल यानी मरी हुई सेल्स को देखा था। कैसे देखा था, उन्होंने पेड़ के छाल लिया,
उसको पेड़ के छाल को उन्होंने उतारा और खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, उसके देखा कि सेल कुछ इस तरीके से कुछ दिख रहे हैं, इस तरीके से आपस में जुड़ रहे हैं, इस तरीके से उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर देखा। तो इन वाले जो गैप होता है ना, ये इस तरह से गैप दिख रहा है, ये सब इनको क्या बोलते हैं? सीला। ठीक है, सीला से ही सेल ओरिजिनेट हो गया था आगे चल के, ये बताने का मतलब था इसका पर्पस। तो फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछे तो क्या है? रॉबर्ट हुक है। इतना समझ में आ गया। इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने एक बुक लिखा था, उस बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। उन बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। इन बुक का क्या नाम था? माइक्रोग्राफिया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब जो अगर एक इसी में सवाल क्या पूछे, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, तब किनका नाम आएगा? कार्ल पी स्वानसन। तब इनका नाम आएगा कार्ल पी स्वानसन। और इन्होंने भी एक बुक लिखा, उनका क्या, उस बुक का क्या नाम था? सेल बुक। उस बुक का क्या नाम था? सेल बुक। अगर बात करें फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, तब किनका नाम आएगा? तब नाम आएगा अरुण कुमार शर्मा। इसको नोट करते हुए चलो फटाफट। अरुण कुमार शर्मा, ये कार्ल पी स्वानसन, फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब रॉबर्ट हुक ने तो क्या किया? डेड सेल देखा था, नॉन लिविंग सेल, मतलब जीवित नहीं है, डेड सेल को देखा था। क्या कहता? पेड़ के छाल को निकाल के देखा था। लेकिन लिविंग सेल को पहले बार किसने दिखा था? तब क्या नाम आएगा? ल्यूएनहॉक, एंटोनोइन ल्यूएनहॉक करके नाम है उनका, ल्यूएनहॉक, एंटोनोइन वैन ल्यूएनहॉक। इसका नाम क्या है? एंटोनोइन वैन ल्यूएनहॉक। इन्होंने क्या देखा था? फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा था लिविंग सेल्स को। इन्होंने क्या देखा था? लिविंग सेल्स को। और लिविंग सेल्स में कौन से वाले सेल को देखा था? एनिमल क्विल्स। उन्होंने कौन सा सेल देखा था? एनिमल क्विल्स। और ये क्या था? एक बैक्टीरिया था, ठीक है, ये क्या था? एक बैक्टीरिया था। उन्होंने देखा था कि हाँ, कि ऐसे छोटे सूक्ष्म जीव भी हैं जिनको क्विल्स के नाम से जाना गया। एनिमल क्विल्स बोला गया, वो बैक्टीरिया ही थे, एक्चुअल में वो बैक्टीरिया थे, ठीक है। उनको देखा था। कब, कौन से साल में देखा था? 1676 में देखा था। ये क्या है? लिविंग सेल को। रॉबर्ट हुक ने क्या देखा था? डेड सेल को देखा था, ठीक है, नॉन लिविंग सेल या डेड सेल कह सकते हैं, यानी एक बार पेड़ के छालों में से देखा था। लेकिन जो एंटोनिन वॉन ल्यूएनहॉक है, उन्होंने क्या देखा था? बैक्टीरिया को देखा था। उसका नाम क्या था? एनिमल क्विल्स उसका नाम था, और वो 1676 में देखा था, ठीक है। इन्होंने एक बुक भी लिखा, उस बुक का क्या नाम है? सीक्रेट ऑफ नेचर। उस बुक का क्या नाम है? सीक्रेट ऑफ नेचर। उन्होंने एक बुक लिखा था। इसके अलावा उन्होंने क्या देखा था? आरबीसी को देखा था, स्पर्म को देखा था, और कौन कौन से लिविंग सेल्स को इन्होंने अपने आंखों से देखा था। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो उन्होंने क्या देखा था? स्पर्म को देखा था, ठीक है। स्पर्म हो गया, आरबीसी हो गया, और मतलब इसके अलावा एनिमल क्विल्स के अलावा और कौन से सेल को देखा था? स्पर्म्स को देखा था, है ना, आरबीसी को देखा था, और प्रोटोजोआ को देखा था। इनको अब माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा था। इतना समझ में आ गया। इन्हीं को इसीलिए क्या बोलते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं। इन्हीं को इसलिए क्या बोल देते हैं? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इतना समझ में आ गया। इसको नोट कर लो फट से।
यहाँ तक हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर जाएं। अगला जो कुछ साइंटिस्ट है उन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी को दिया। अगला जो साइंटिस्ट जो आए उन्होंने क्या दिया, सेल थ्योरी दिया। और वो कौन थे, स्वान और शेल्डन। स्वान SCHWAN, स्वान एंड शेल्डन, ये दो साइंटिस्ट है, उन्होंने थ्योरी दिया। उन्होंने 3 पॉइंट कहा, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है, जो सेल्स है ना प्री एग्जिस्टेंस, मतलब एक से ज़्यादा से मिलकर बनते हैं, ठीक है। सेल इज कंपोज्ड ऑफ, सेल इज, उन्होंने क्या बोला, सेल्स आर कंपोज्ड ऑफ, उन्होंने क्या बोला, जैसे मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 1 सेल्स, यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। पहला उनका स्टेटमेंट ये था। और फिर उन्होंने क्या किया, द सेल, फिर बोला कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हमारे सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तीसरा उन्होंने क्या बोला कि जो सेल्स अराइज हो रहे हैं ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से अराइज होते हैं, ठीक है। मतलब पहले से कोई सेल्स है, उससे हम लोग क्या निकलता है, सेल्स निकलता है, यानी प्री सेल्स arises from pre-existing cells। इतना समझ में आ गया होगा इन सेल थ्योरी का। और इसमें तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो सेल्स बन भी रहे हैं वो किन से बनते हैं, पुराने सेल से बनते हैं। सेल बने फिर मर गया, सेल बना फिर मर गया, सेल बना फिर मर गया, यानी सेल के अंदर क्या होता है, डिवीजन होते हैं। और किस तरह के डिवीजन होते हैं, हम लोग लेटेस्ट में भी पता है, माइटोसिस और मियोसिस, 2 तरह के डिवीजन होते हैं जिससे सेल्स बनते हैं। ख़त्म होने से पहले एक सेल्स नया बना देता है, फिर पुराना वाला मर जाता है, फिर वो मरेगा तो फिर दूसरा बना देगा। किस प्रोसेस से, माइटोसिस और मियोसिस प्रोसेस से बनता है। कितना समझ में आ गया ये सेल थ्योरी का बात। मोर देन 1 सेल्स, 1 और मोर देन 1 सेल्स, ठीक है, ये हो सकता है। इसी में एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इसी में एक और साइंटिस्ट है, क्या नाम है, रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या दिया, रुडोल्फ विर्चो ने क्या दिया, रुडोल्फ विर्चो, सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब सेल जो बन रहे हो क्या है, जो पुराने जो सेल है उनसे ही मिलके बन रहे, जो पहले जो सेल उनसे ही मिलके बना। जो रुडोल्फ विर्चो आया उन्होंने क्या बोला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या है, ओरिजिन सेल से ही होता है। ओमनिस, उन्होंने एक टर्म क्या दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब क्या हुआ कि जो सेल्स का ओरिजिन, ओमनिस का मतलब ओरिजिन, सेल्स से, सेलुला का मतलब सेल से सेल्स को हुआ, मतलब सेल से ही ओरिजिन होता है। इन्होंने भी यही चीज़ बताया, ठीक है। अब बात करते हैं लुईस पास्चर की। एक और फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट कौन था, लुईस पास्चर, ठीक है। इन्होंने क्या क्या था, एक उस टाइम के हिसाब से क्या था कि जो सेल होते हैं ना मर जाते हैं, उसके बाद सेल मरने के बाद बनते हैं। जैसे कोई डेड बॉडी हो गया, मर गया, कोई जानवर है, कोई मर गया, उसके बाद उसके सेल्स ना दूसरे चीज़ में बदलते हैं, ऐसा उनका कहना था। लोग पहले मानते थे, इन्होंने कहा ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया। और इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने क्या किया है ना, इस तरीके का कुछ था, और इस तरीके से नेक करके ये था, देखो जैसे इस बतख की तरह नेक था, इस तरीके से ये नेक था, ठीक है। इसके अंदर कोई मांस का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर क्या किया, मांस का टुकड़ा डाल दिया और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया, मतलब इसको बॉईल करके, इसको बॉईल कर दिया इसको, ताकि कुछ दिन के लिए, फिर इसको ऐसे ही छोड़ दिया। कुछ समय बाद इसको छोड़ दिया, इस तरह से ये था। अब इस पर कुछ भी नहीं लग रहा था, इस तरीके से। अब इस पर कुछ नहीं हो रहा था, ना तो कोई ऑर्गेनिज्म आ रहे थे, ना कोई मधुमक्खी आ रहे थे, ना कुछ भी नहीं आ रहा था। फिर एक उन्होंने क्या किया, उसी ऐसा ही एक तरह से, इस तरह से नेक करके था, स्वान नेक इस तरीके से था, और ये फिर ये नीचे की तरफ इस तरह से था। उन्होंने क्या किया, इस बार क्या किया ना, इसको वैसा ही बॉईल किया, मीट का टुकड़ा डाल दिया,
फिर इसको क्या किया, यहाँ से तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो ये टूट के अलग हो गया, ये टूट के अलग हो गया, और ये इस तरीके से। अब यहाँ पे कुछ समय 2-3 दिन वेट किए, यहाँ इधर भी 2-3 दिन, 1 सप्ताह, यहाँ पे भी वैसा ही वेट किए। अब जैसे ही इसको तोड़ दिया, अब ये एयर के कांटेक्ट में आ गया। अब जैसे ही एयर का कांटेक्ट आया तो यहाँ पे क्या होने लगे, माइक्रोब्स आने लग गए, है छोटे छोटे जीव आने लग गए, या और मधुमक्खी आने लगी, और बहुत सारी चीज़ सड़ाने के लिए इसको बहुत सारी चीज़ मोड़ रहे। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि नहीं, सेल जब मर जाता तब उसका कोई डिवीज़न नहीं होता है, सेल जब जिंदा है तभी वो डिवीज़न कर सकता है। जैसे सेल अगर डेड हो गया तो उसका कोई डिवीज़न, वो भाई मर गया, अब उसको वो दूसरे जानवर या दूसरे एनिमल्स उसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब कोई सेल्स अगर डिवीज़न हो रहा है, सेल्स का अगर डिवीज़न हो रहा है तभी होगा जब वो जिंदा में होगा। अगर सेल का लिविंग में है तो वो अपना डिवीज़न करके फिर मर सकता है, लेकिन पहले नहीं मरने के बाद डिवीज़न नहीं करेगा वो। मरने के बाद वो मतलब मर ही गया, वो ख़त्म हो गया, वो उसमें अब कुछ नया चीज़ नहीं है, वो दूसरे चीज़ में बदल जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब कुछ आते हैं इम्पोर्टेंट सेल्स के बारे में कि जो सबसे बड़ा हो, स्मॉलेस्ट सेल, सबसे बड़ा हो, छोटा सेल, इस सब के बारे में आते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा लिख लेना चाहिए था ना। तो अब हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सेल जो छोटे हैं, स्मॉलेस्ट सेल हैं इस दुनिया पे, इस पृथ्वी पे छोटे सबसे और सबसे बड़े सेल। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, ठीक है, उसको क्या माना जाता है, उसको माइकोप्लाज्मा के माना, माइकोप्लाज्मा, ठीक है, माइकोप्लाज्मा को माना जाता है। लेकिन ये क्या है, ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, मतलब ये प्योर बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक होता है, प्योर बैक्टीरिया नहीं है। इसमें क्या होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। क्यों हम लोग नहीं मानते हैं इसको प्योर बैक्टीरिया, क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, सेल वॉल एब्सेंट होता है। इसका साइज कितना होता है, 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। समझ में आ गया, इतना साइज होता है। और इस सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण क्या, सेल वॉल एब्सेंट होने के कारण क्या होता है, इस पर कोई एंटीबायोटिक काम नहीं करता। एंटीबायोटिक ड्रग्स डज नॉट वर्क ऑन डेट, ठीक है, इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक ड्रग काम नहीं करता है। इतना समझ में आ गया। इसी को एक और टर्म यूज किया जाता है, PPLO, इसी के लिए PPLO। इसका मतलब, इसका फुल फॉर्म पूछता है, प्लेरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लेरो का मतलब क्या होता है कि जो बार बार अपना शेप बदलता रहे। निमोनिया मतलब जो फेफड़े में इन्फेक्शन करे। अगर माइकोप्लाज्मा को इन्फेक्शन करेगा तो हमारे फेफड़े में इन्फेक्शन करेगा, इसलिए इसको PPLO भी बोलते हैं। और साथ साथ में एक MLO टर्म भी आता है, यानी मोलिक्यूल लाइक ऑर्गेनिज्म, मोलिक्यूल्स लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसमें PPLO इंपॉर्टेंट टर्म हुआ, इसका साइज इंपॉर्टेंट हुआ। पहला चीज़ क्या है कि ये ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, ये चीज़ है। और ये क्या है, कौन से किंगडम से बिलोंग करेगा, मोनेरा किंगडम से बिलोंग करेगा। मोनेरा एक किंगडम है, वो भी लोग हम पढ़ेंगे आगे चल के किंगडम के बारे में। मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। और ये क्या है, कि यूनिसेलुलर ही चीज़ है, यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोटिक है। इतना समझ में आ गया होगा। तो बात सवाल उठता है कि भैया सबसे स्मॉलेस्ट जो हम मान के चले, जो बैक्टीरिया में स्मॉलेस्ट सबसे कौन सा होगा, सबसे बैक्टीरिया में सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तब उसके लिए नाम क्या आता है, डायलिस्टर न्यूमोसिनेट, डायलिस्टर न्यूमोसिनेट। तब इसी बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, इसमें स्मॉलेस्ट कौन होता है, डायलिस्टर न्यूमोसिनेट। ये है ट्रू बैक्टीरिया। ये अगर ट्रू बैक्टीरिया का पूछे कि हाँ बैक्टीरिया का क्या होता है एक्चुअल स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट पूछे तो माइकोप्लाज्मा आएगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया का स्पेसिफिक कह के पूछे तो क्या आएगा, डायलिस्टर न्यूमोसिनेट करके आएगा। इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसका साइज क्या होता है, 0.5 से 1.6 माइक्रोमीटर में होता है। यानी इसमें क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अच्छा, इसको ट्रू बैक्टीरिया क्यों मान रहे, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया में हम लोग बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होता है। इस कारण से उसको ट्रू बैक्टीरिया में कंसिडर नहीं कर रहे हैं। यानी इसमें सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और सेल वॉल प्रेजेंट होगा तो इस पर क्या होगा, और सब ड्रग्स काम करेंगे, एंटीबायोटिक्स काम करेंगे इसके ऊपर पहले। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका साइज कितना होगा, 0.5 से
1.6 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। इतना समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। हम लोग नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्या चीज़, लार्जेस्ट। ये सब तो हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट एनिमल सेल, यानी इस पे लार्जेस्ट एनिमल सेल कौन सा होगा। लार्जेस्ट एनिमल सेल वो कौन सा होगा। लार्जेस्ट एनिमल सेल किसका होता है, ऑस्ट्रिच का जो एग होता है। ऑस्ट्रिच क्या है, एक पक्षी है, ठीक है। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, अंडा होता है ना, वो एक सेल है, ठीक है। और वो सबसे लंबा सेल, कितना लंबा होता है, 15 सेंटीमीटर लंबा होता है, ठीक है। और उसका वेट कितना होता है, 1.4 kg का वेट होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लो। हाँ, लेकिन इसका हम लोग पूछ रहे हैं लार्जेस्ट एनिमल सेल। एनिमल्स में लार्जेस्ट मतलब एनिमल सेल, जो एक सेल का कितनी लंबाई होती है, कितना बड़ा होता है। लंबाई नहीं, लंबाई के लिए हम लॉन्गेस्ट यूज करते हैं, लेकिन लार्जेस्ट मतलब कितना बड़ा है, ठीक है। लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में अंतर है, वो हम लोग अभी देखेंगे, उसके हिसाब से अलग अलग आएंगे, ठीक है। और आगे आते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट। यूनिसेलुलर प्लांट की बात कर रहे हैं, मतलब उसमें एक ही सेल होगा। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल होगा वो प्लांट। उस प्लांट का क्या नाम, लार्जेस्ट प्लांट का क्या नाम है, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। एसिटाबुलेरिया ये क्या है, एक एल्गी है ना, प्लांट में ही आता है, एल्गा है। इसका साइज क्या होता है, 1 to 10 सेंटीमीटर होता है। इसका साइज क्या होता है, 1 to, एक तरह से ये क्या है, एल्गा है, प्लांट ही है, यूनिसेलुलर प्लांट ही है। साइज क्या होता है, 1 to 10 सेंटीमीटर के बीच में ये लंबा हो सकता है। दिखने में कैसा होता है, ये इस तरीके से पतला पतला रहेगा, इस तरीके से रहेगा, और इसके ऊपर ये छतरी जैसा इस पर बना रहेगा, यानी इसको मिटा दे तो इस तरीके से छतरी, और यहाँ पे इस तरह से निकला। तो ये क्या है, एसिटाबुलेरिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब ह्यूमन बॉडी की तरफ बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, ठीक है। तब सबसे लार्जेस्ट सेल हम ओवम को मानते हैं, एग को मानते हैं, और स्मॉलेस्ट सेल किसको मानते हैं, स्पर्म को मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हम लोग ह्यूमन बॉडी के बारे में। ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, इस सब बात करते हैं। यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, लार्जेस्ट। जब ह्यूमन बॉडी की बात करें तो उसमें सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है, किसको मानते हैं, ओवम को। ओवम क्या होता है, फीमेल के अंदर क्या है, एग होता है, उसको बोलते हैं। और स्मॉलेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, स्पर्म होता है, ठीक है। कहीं कहीं आरबीसी दिया होता है, लेकिन स्पर्म होता है। स्पर्म का कितना है, 5.0 माइक्रोमीटर होता है, और जो आरबीसी का होता है ना, 7.5 मिलीमीटर होता है। इतना समझ में आ गया। तो ये अंतर होता है। ओवम की बात करें, ओवम का कितना होता है साइज, 0.15 से 1.0 mm तक होता है, इसका साइज होता है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट उतारे। अभी हम लोग लार्जेस्ट बात कर रहे थे, ठीक है। अब आता है टर्म लॉन्गेस्ट, ठीक है। लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट नहीं है, लार्जेस्ट है नहीं है, लॉन्गेस्ट ह्यूमन बॉडी सेल यानी कौन सबसे लंबा होता है, ह्यूमन बॉडी सेल, लार्जेस्ट ह्यूमन बॉडी सेल। तब क्या नाम आएगा, तब आएगा न्यूरॉन का नाम आएगा। न्यूरॉन कहाँ होता है, नर्व सेल के अंदर जो एक पार्ट होता है, न्यूरॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन आएगा, उसका कितना साइज होता है, 100 माइक्रोन के बराबर होता है, 100 माइक्रोन। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्लांट की। बॉडी, हमारे बॉडी की, ह्यूमन बॉडी का बात हो गया। अब हम लोग क्या बात करते हैं, प्लांट की, जो इंपॉर्टेंट है, जो लार्जेस्ट प्लांट सेल। लार्जेस्ट, पिछला वाला भी जो हम लोग पढ़े तो क्या था, लार्जेस्ट यूनिसेलुलर प्लांट था, और ये लार्जेस्ट प्लांट सेल है, जो एक नॉर्मल एक्चुअल प्लांट है, जो यूनिसेलुलर नहीं है, मल्टी सेलुलर है। उसमें क्या होता है, तब उसमें क्या, हमको क्या नाम देते हैं, रेमी नाम होता है, फाइबर ऑफ रेमी, ठीक है, फाइबर ऑफ रेमी। और इसका सेल का साइज कितना होता है, 190 सेंटीमीटर। क्या होता है, 190 सेंटीमीटर होता है। और एक और क्या सेल होता है, जूट का सेल होता है, जूट जो होता है, ठीक है, उसका सेल होता है।
अगर ऑप्शंस में फाइबर ऑफ रेमी नहीं दे तो जूट मारेंगे, दोनों दे तो फाइबर ऑफ रेमी मानेंगे। इतना समझ में आ गया? इसको नोट करते हुए चलो, ये इंपॉर्टेंट्स कुछ है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर लार्जेस्ट एनिमल का पूछे कि लार्जेस्ट जो एनिमल है, मतलब ये तो इतना समझ में आ गया। अगर पूछे कि लॉन्गेस्ट एनिमल सेल कौन से, लॉन्गेस्ट में कौन सा आ जाएगा, फिर न्यूरॉन ही आ जाएगा। पूरे जितने भी एनिमल्स हैं ना पृथ्वी पे, उस पर सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स कौन सा है, न्यूरॉन ही है, ठीक है। सबसे लंबा सेल न्यूरॉन है, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में सबसे बड़ा कौन, न्यूरॉन ही है। इतना समझ में आ गया। अब आता है लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ, ये जूट है, जूट, ठीक है। अगर फाइबर ऑफ रेमी होता है, ठीक है, 190 सेंटीमीटर, अगर फाइबर ऑफ रेमी नहीं दे, ऑप्शन में जूट हो, तो जूट पे टिक मारेंगे। दोनों हो तो किस में मारेंगे, फाइबर ऑफ रेमी पे मारेंगे। लार्जेस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें क्या किसका नाम आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल में, लार्जेस्ट में क्या नाम आ जाएगा, स्पाइरेलम करके होता है, स्पाइरेलम। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है, इसका ये लार्जेस्ट होता है। तो आज के सेशंस को यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर अगले दिन हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, कुछ नया सीखेंगे, ठीक है।